बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपने चैप्टर नंबर 2 यानी कि जिसका नाम था बायोडाइवर्सिटी, इसकी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम एमसीक्यूज को सोल्व करेंगे यानी इसके 2 निशान लगाएंगे और उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू शुरू करते हैं। जी आप पढ़िएगा जरा एमसीक्यूज। Which of the following taxonomic rank represent the broadest rank? पहले एमसीक्यूज की स्टेटमेंट में वो पूछ रहा है कि ये 4 हमें टैक्सोनॉमिक रैंक बताए गए हैं, इनमें से कौन सा टैक्सोनॉमिक रैंक में सबसे ज्यादा क्लासिफिकेशन की स्टडी की जाती है या जो इनमें से कौन सा रैंक सबसे वसी है। तो याद रखिएगा सबसे पहली ऑप्शन दी हुई है स्पीशीज। स्पीशीज तो टैक्सोनॉमिक रैंक का सबसे छोटा रैंक है, ये ब्रॉडेस्ट नहीं है। सेकंड है जीनस। जीनस भी टैक्सोनॉमिक रैंक के छोटे रैंकों में शुमार किया जाता है, तो इसका मतलब है टैक्सोनॉमिक रैंक का ब्रॉडेस्ट रैंक जीनस भी नहीं है। सी ऑप्शन है किंगडम। कार्ल वूज की स्टडी से पहले यानी कार्ल वूज ने डोमेन को टैक्सोनॉमिक रैंक में इंट्रोड्यूस करवाया था। कार्ल वूज की स्टडी से पहले किंगडम को माना जाता था कि ये टैक्सोनॉमिक रैंक का सबसे ब्रॉडेस्ट रैंक है, लेकिन कार्ल वूज की स्टडी के बाद यानी डोमेन को डिस्कवर करने के बाद अब क्या कंसीडर किया जाता है कि टैक्सोनॉमिक रैंक का सबसे ब्रॉडेस्ट रैंक कौन है, डोमेन। तो इसका मतलब है पहले एमसीक्यूज का जो सा करेक्ट आंसर है वो क्या है, डोमेन, डी ऑप्शन, डोमेन, डी ऑप्शन। जी नेक्स्ट पढ़ें। Which characteristic is unique to organism in the domain Archaea? कहता है ये डोमेन आर्किया के जानदारों में ये नीचे दिए गए कौन सी खसूसियात में से सबसे ज्यादा यूनिक खसूसी है जो उनसे डोमेन आर्किया के जानदारों से मिलती है। तो पहली जो सी खसूसियत है पहले ऑप्शन में बताई गई है सेल वॉल मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। ये तो बैक्टीरिया, डोमेन बैक्टीरिया के जानदारों की खसूसियत है कि उनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनती है। बी ऑप्शन में बताया प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियस। ये जो से आर्किया और बैक्टीरिया ये प्रोकैरियोट्स हैं, इनके पास तो न्यूक्लियस होता नहीं, तो ये भी खसूसियत इनसे नहीं मिलती। जबकि सीएमसीक्यू देखें, सीएमसीक्यू में बताया एबिलिटी टू लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। तो बिल्कुल डोमेन आर्किया के जो से जानदार है, जिसमें हमने पढ़ा था हेलोफाइट्स, एसिडोफाइल्स, ठीक है, इनके पास सलाहियत होती है कि ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स के अंदर यानी बहुत ज्यादा माहौल के अंदर रहने के काबिल होते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी, एबिलिटी, एबिलिटी टू लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। कौन सा एमसीक्यू करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। जबकि डी को स्टडी करें तो लेक ऑफ राइबोसोम, तो ये भी बिल्कुल दूसरे डोमेन की जानदारों की खसूसियत है, डोमेन आर्किया के जानदार की खसूसियत नहीं है। तो हम कौन से एमसीक्यू के साथ जाएंगे, सी ऑप्शन को टिक करेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट पढ़ें। स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू बैक्टीरिया। कहते हैं ये 4 नीचे स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें से चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट है जो बैक्टीरिया के जानदारों के साथ या बैक्टीरिया के साथ रिलेट नहीं करती। सबसे पहली स्टेटमेंट है डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। हम जानते हैं कि बैक्टीरिया के सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है, तो ये पहली स्टेटमेंट रिलेट करती है कि बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस नहीं होता। जबकि दूसरी सेल वॉल मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, जी हमें पता है बैक्टीरिया की सेल वॉल जो वो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी है। तीसरा मोस्ट आर हेट्रोटोपिक, ये भी हमने पीछे पढ़ा था कि ज्यादातर हेट्रोटोपिक है लेकिन कुछ के पास क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो सी ऑप्शन भी नहीं हम टिक करेंगे। डी हैव क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट, जबकि हमने पीछे पढ़ा था कि सम बैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट एंड डू फोटोसिंथेसिस, कि कुछ बैक्टीरिया के सेल के अंदर क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी खुराक को तैयार करते हैं, ज्यादातर नहीं, ज्यादातर हेट्रोटोप है। तो हम करेक्ट आंसर कौन सा टिक करेंगे, डी ऑप्शन टिक करेंगे। ये सबसे कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज है, इसमें से जो सा हम पिक कर रहे हैं वो कौन सा है, डी, क्योंकि डी करेक्ट आंसर बनता है। ज्यादातर बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल नहीं होता, कुछ के पास होता है और फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इसका आंसर क्या है क्लोरोफिल, है क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट पढ़ें। Which of these organisms belong to the domain यूक्रिया। अब कह रहा है ये जो से जानदारों के नाम बताए हुए हैं, इनमें से कौन से जानदार डोमेन यूक्रिया से रिलेटेड है। तो सबसे पहला है इस्कर्शिया कोलाई, ई कोलाई, ये जो सा जानदार है ये बैक्टीरिया यानी कि ये डोमेन बैक्टीरिया का जानदार है। नेक्स्ट है यीस्ट, तो यीस्ट पे अगर आप नजर डालें तो यीस्ट हमने कहा था ये यूनिसेलुलर फंगस है, तो इसका मतलब है यूनिसेलुलर फंगस जो सी है फंजाई जितनी भी है इनका ताल्लुक किसमें से था, डोमेन यूक्रिया से था, क्योंकि डोमेन यूक्रिया के अंदर हमने 4 किंगडम को स्टडी किया था, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्रोटिस्टा। तो यीस्ट का ताल्लुक फंजाई से है और फंजाई हम किस डोमेन में स्टडी करते हैं, डोमेन यूक्रिया के। तो इसका बेस्ट आंसर क्या है, बी, यीस्ट।
बकाया अगर एमसीक्यूज पर देखें तो तीसरा है कोरोना वायरस, ये एक वायरस है। वायरस को हम किसी भी किंगडम में या किसी भी डोमेन में जगह नहीं देते। चौथा है नन ऑफ दीज, तो हम करेक्ट आंसर कौन सा पिक करेंगे? बी पिक करेंगे, यीस्ट। नेक्स्ट पढ़ें। Which of the following is the trait characteristics that distinguish eukaryotic cell from prokaryotic cell? कहते हैं ये जो से नीचे खसूसियात बताई गई हैं, करेक्टर बताए गए हैं, ये कौन सा करेक्टर जो है वो यूकरियोटिक जानदारों को प्रोकरियोटिक जानदारों से जुदा करता है? तो सबसे पहला करेक्टर है लेक ऑफ सेल वॉल। तो ये करेक्टर जोन्स है वो प्रोकरियोट को यूकरियोट से जुदा नहीं करता, क्योंकि प्रोकरियोट्स के पास सेल वॉल होती है। जिस तरह बैक्टीरिया की सेल वॉल हमने पीछे पढ़ी, पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी है। इसी तरह फंजाई प्लांटीन के पास भी सेल वॉल होती है, जो कि काइटिन और सेलुलोज से मिलकर बनी है। तो ए ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड है बी, प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियस। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यूकरियोटिक सेल के अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद होता है, जबकि प्रोकरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। इनका क्रोमैटिन मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर ही तैयार होता है। तो बी ऑप्शन हम करेक्ट करेंगे कि प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस की वजह से प्रोकरियोट यूकरियोट से क्या है, डिफरेंस है, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। छठा पढ़ें। Which kingdom includes organisms that are primarily unicellular, eukaryotic, and often heterotrophic? कहते हैं ये जो सा किंगडम के जानदार बताए गए हैं, जिनकी खसूसियत बताई गई हैं, वो इनमें से कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं? खसूसियत कौन कौन सी हैं? कि यूनिसेलुलर है, एक सेल वाले हैं, यूकरियोटिक हैं, एंड ओफन हेट्रोटोपिक है, और बाजू का हेट्रोटोपिक नहीं है। तो सबसे पहले आर्किया की खसूसियत पढ़ें। तो आर्किया के अंदर जो से जानदार थे वो यूनिसेलुलर थे, लेकिन वो यूकरियोटिक नहीं थे, बल्कि कौन से थे? प्रोकरियोटिक। तो ये खसूसियत आर्किया के जानदारों से नहीं मिलती। प्रोटिस्टा की बात करें तो बिल्कुल ये करेक्ट आंसर क्या है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के जानदार जो से हैं वो यूनिसेलुलर भी हैं, यूकरियोटिक भी हैं, और बाजुकात कौन से हैं? हेट्रोटोपिक। तो इसमें भी हम करेक्ट आंसर क्या पिक करेंगे? बी। कौन है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के जो से जानदार हैं, इनके अंदर ये खसूसियत है कि ये जो से हैं यूनिसेलुलर भी हैं, यूकरियोटिक भी हैं, और हेट्रोटोपिक है। जबकि फंजाई की बात करेंगे तो फंजाई के अंदर भी यूनिसेलुलर जानदार तो हैं, लेकिन उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोटोपिक नहीं है, बल्कि वो क्या है? इंजेस्टिव है, इंजेस्ट करते हैं। जबकि प्लांटी की बात करें तो प्लांटी हेट्रोटोप नहीं है, ऑटोट्रोप है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी, प्रोटिस्टा। सातवां आंसर कुछ पढ़ें। Why are fungi included in heterotrophic organisms? इसमें मैं सवाल किया है कि फंजाई को हम हेट्रोटोपिक ऑर्गेनिज्म क्यों कंसीडर करते हैं? तो इसका आपने पहला जो से स्टेटमेंट में बताया गया है काइटिन इन सेल वॉल। जी हमें पता है कि फंजाई किसके पास सेल वॉल होती है जो काइटिन से मिलकर बनी है, लेकिन इस वजह से ये हेट्रोट्रोप नहीं है। बी ऑप्शन देखें, अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। बिल्कुल इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? अब्जॉर्प्टिव है, खुराक को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये खुराक को एब्जॉर्ब करने की वजह से हम फंजाई को क्या कंसीडर करते हैं? हेट्रोटोपिक ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते हैं। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ये खुराक को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, खुद बनाता नहीं है। तो इसीलिए हम इसको हेट्रोटोप कंसीडर करते हैं, ऑटोटोप कंसीडर नहीं करते। जबकि सी एमसीक्यू में देखें रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, बिल्कुल ये तो बैक्टीरिया की खासियत है। उसके बाद कैन नॉट प्रिपेयर फूड, उसके अलावा ये खुराक तैयार नहीं करता। तो ये भी कुछ हद तक मिलती है, लेकिन ज्यादा बी ऑप्शन करेक्ट है। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, खुराक को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद 8वां 9वां 10वां इस साल के जो स्मार्ट सिलेबस बताया गया, इनमें ये एमसीक्यूज इंक्लूडेड नहीं है। ये 7 एमसीक्यूज में से आपसे पूछा जाएगा। अब ये एमसीक्यूज करने के बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर के निशान लगाते हैं। चलें तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ें। जिस तरह के हम जानते हैं कि पहले 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो से हैं वो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं किए गए। इनसे जो सा 2026 का पेपर है, यानी 2025 के बच्चे 2026 में जो पेपर में बैठेंगे तो ये 2 सवाल इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। सबसे पहला जो सा क्वेश्चन है जो आज हमने स्टडी करना है वो है तीसरा। पढ़ें तीसरा क्वेश्चन। कहता है 7 टैक्सोनॉमिक रैंक जो लीनियर सिस्टम में इस्तेमाल हुए हैं उनके नाम बताएं, वो कौन कौन से हैं? तो हमें पता है कि 7 टैक्सोनॉमिक रैंक जो लीनियर सिस्टम है, यानी जो कार्ल लिनियस ने अपना एक लीनियर सिस्टम बनाया था जिसमें उसने 7 टैक्सोनॉमिक रैंक रखे थे। ठीक है, वो 7 टैक्सोनॉमिक रैंक कौन कौन से उसने वही नाम पूछे हैं। तो सबसे पहला रैंक अगर हम बड़े से छोटे पे जाएं तो सबसे पहला था किंगडम, दूसरा था फाइलम, तीसरा था क्लास, चौथा था ऑर्डर,
पांचवा था फैमिली, छठा था जीनस, और सातवां कौन सा था, सबसे छोटा क्लासिफिकेशन का रैंक जिसको हम नाम देते हैं स्पीशीज। ठीक है, ये 7 टैक्सोनॉमिक रैंक है। आपका आंसर किस तरह बनाएंगे, आप लिखेंगे दी 7 टैक्सोनॉमिक रैंक यूज इन द लिनियर सिस्टम आर गिवन बिलो। इस तरह लाइन बना के हम नीचे फिर ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज 7 का नाम लिख देंगे। और लास्ट में याद रखिएगा डोमेन को जो सा बाद में टैक्सोनॉमिक रैंक में शामिल किया गया था, तो ये बात याद रखिएगा कि अगर आप डोमेन का जिक्र इसमें कर देंगे तो इसको लीनियर सिस्टम में नहीं कंसीडर किया जाता, तो इसीलिए फिर आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट जो सा चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है उसको भी एक्सक्लूड किया गया, यानी स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं किया गया। 5वां शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े। What are the basic differences between archaea and bacteria? आर्किया, डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया जो कि दोनों प्रोक्रियोट्स हैं, लेकिन इनके लिए अलग अलग डोमेन बनाई गई है। एक को डोमेन आर्किया में शामिल किया गया, एक को बैक्टीरिया में शामिल किया गया। तो वो पूछना चाह रहा है कि है दोनों प्रोक्रियोट्स लेकिन इनके लिए अलग अलग डोमेन क्यों बनाई गई, यानी आर्किया और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है। तो इसका आंसर पेज नंबर निकालें 31। पेज नंबर 31, पेज नंबर 31 में आप इसका आंसर पॉइंट्स के साथ लिखेंगे। सबसे पहले पॉइंट बनाएंगे, आप लिखेंगे दे आर मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, दे आर प्रोक्रियोट्स बट देयर सेल वॉल डज नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकन ग्लाइकन बट इज मेड ऑफ वेरियस पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन। ये पॉइंट आप पहला पॉइंट बनाएंगे, ये डिफरेंस करेंगे। फिर आप लिखेंगे देयर राइबोसोमल रिजेंबल मोर टू यूकैरियोट्स देन टू बैक्टीरिया। ठीक है, इनके जो से राइबोसोम है ये ज्यादा किससे रिजेंबल करते हैं, यूकैरियोट से, प्रोकैरियोट से रिजेंबल नहीं करते, बैक्टीरिया से रिजेंबल नहीं करते। या दूसरा डिफरेंस लिखेंगे। और तीसरा डिफरेंस आप मिसाल की हेडिंग देंगे जो अगले पेज नंबर 32 पे है। क्या हालत है, पेज नंबर 32 पे मिसाल की हेडिंग है दिस देयर इज वन किंगडम इन डोमेन आर्किया, किंगडम आर्कियोबैक्टीरिया। और आगे एग्जांपल की हेडिंग है आर्कियोबैक्टीरिया इंक्लूड मिथेनोजिन्स, हेलोफिल्स, थर्मोफिल्स। तो ये 3 पॉइंट आप डोमेन आर्किया में लिखेंगे, सेंटर में लाइन खींच के एक तरफ डोमेन आर्किया की पॉइंट्स लिख देंगे, अब दूसरी तरफ आप डोमेन बैक्टीरिया के लिखेंगे। दिस डोमेन कंटेन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, दे आर आल्सो प्रोकैरियोट, देयर सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। ये पहली पॉइंट बनाएंगे। फिर दूसरा पॉइंट बनाएंगे दे आर यूनिसेलुलर, many live solidarily although some of form chain cluster or colonies of cell। ये दूसरा पॉइंट बनाएंगे। और तीसरे पॉइंट मिसाल की हेडिंग बना के आप लिख देंगे बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया इज द एग्जांपल ऑफ डोमेन बैक्टीरिया। तो इसका मतलब है इसका आंसर आपको कहां मिलेगा, इसका आंसर आपको पेज नंबर 31 और पेज नंबर 32 पे मिलेगा। कौन से 5वें क्वेश्चन का जो सा आंसर है। इसके बाद छठा क्वेश्चन है जो कि शामिल है स्मार्ट सिलेबस में। पढ़ें जरा छठा क्वेश्चन। What are the shortcomings of three kingdom classification system? इसका आंसर पेज नंबर 30 पे है, पेज नंबर 30। ठीक है, पेज नंबर 30 पे अगर आप जाएं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन का उसने पूछा कि क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, किस वजह से 3 किंगडम को रद्द किया गया और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम माना गया। तो इसका आंसर आप इधर से लिखेंगे सम टैक्सोनॉमिक डिसएग्रीड अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई इन किंगडम प्लांटी, यानी कि चौथी लाइन के दरमियान से शुरू करेंगे और एंड तक लिखेंगे कि कुछ टैक्सोनॉमिक फंजाई की पोजीशन आपने किंगडम प्लांटी में रखी थी उससे डिसएग्री थे। फंजाई रिजेंबल प्लांट इन मैनी वे बट आर हेटेरोट्रोप्स, फंजाई प्लांट से रिजेंबल तो रखता है लेकिन हेटेरोट्रोप है, प्लांट लेकिन ऑटोट्रोप है। विच गेट देयर फूड बाय एब्जॉर्प्शन, दे डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल बट पोजेस काइटिन। तो इस वजह से टैक्सोनॉमिक ने तीसरे किंगडम को रद्द कर दिया और ये शॉर्ट कमिंग्स थी जिस वजह से तीसरे किंगडम को रद्द करके 5वां किंगडम क्या किया गया, बनाया गया। तो इसका मतलब है छठे का जो सा आंसर है वो पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 30 पे है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन पढ़े। Each kingdom include organisms that are multicellular and heterotrophic and lack cell wall। अब ये 3 खसूसियात बताई हैं, कहता है इनमें से कौन से किंगडम के जानदारों के पास ये 3 खसूसियात हैं। पहली खसूसियत क्या है, मल्टी सेलुलर हो यानी कि ज्यादा सेल वाले हों, हेटेरोट्रोपिक हो अपनी खुराक खुद तैयार ना करें बल्कि किसी पर डिपेंडेंट हो, और लेक सेल वाल और जिनके पास सेल के बाहर एक्स्ट्रा वाल जिसको हम सेल वाल कहते हैं वो ना हो। तो आप अगर जोर डालें ज़हन पे तो हमारे ज़हन में एक ही किंगडम आएगा, वो कौन सा किंगडम है, किंगडम एनिमेलिया। तो इसका आंसर क्या है, किंगडम एनिमेलिया के जो से जानदार है
इसका बस आंसर आपने दो वर्ड में लिखना है, किंगडम एनिमेलिया, यानी पूरी लाइन बना के, ठीक है। आप विच को काट के आगे लिखने, किंगडम एनिमेलिया इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टीसेलुलर एंड हेट्रोट्रोपिक एंड लेक सेल वॉल। नेक्स्ट 8वां पढ़े। And this in the distinguished characteristics of fungi. कहता है फंजाई की जो सी खसूसियात हैं, आप उनको उनकी लिस्ट बनाएं, उनकी फहरिस्त बनाएं 3-4 खसूसियात की। तो अगर आप पेज नंबर निकालें 33 अगर पेज नंबर निकालें तो इधर आपको किंगडम फंजाई का टॉपिक नजर आएगा, ठीक है। इस किंगडम की अब आपने इन लिस्ट बनानी है, खसूसियत अलग अलग करनी है। तो आप सबसे पहली पॉइंट बनाएंगे, दिस किंगडम कंसिस्ट ऑफ फंजाई दे आर हेट्रोट्रोपिक, पहली पॉइंट ये बना लें। दूसरी हेडिंग बनाए, फंजाई गेट न्यूट्रिएंट्स इन अ यूनिक वे, दे डू नॉट डाइजेस्ट food like animal and some protista, they absorb food from decaying matter present in their surroundings। ये दूसरी हेडिंग बना लें। और तीसरी हेडिंग बना लें, मोस्ट ऑफ फंजाई आर मल्टी सेलुलर, आगे मिसाल लिख दें मशरूम, रस, मत एंड। ये 3 हेडिंग काफी है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, लॉन्ग पूछेगा फिर सारा लिखेंगे। और ये एक्स्ट्रा आपके इल्म में इजाफा कर दूं, ये जो सा बॉक्स लिखा हुआ है इधर हेडिंग बना लें, यूजेस ऑफ फंजाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछे फंजाई के यूजेस बताएं तो तब आप ये जो सा बॉक्स है पेज नंबर 33 पे ये बॉक्स लिखेंगे। तो इसका मतलब है 8वें क्वेश्चन का आंसर किस पेज पे है, पेज नंबर 33। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, पर इन नॉर्मल क्वेश्चन। List the 3 domains that encompass all organisms, living organisms. कहते हैं जो सी अपने कार्ल वूज ने 3 डोमेन शामिल की थी जिसमें हम तमाम दुनिया के जानदारों को इंक्लूड करते हैं, इनकम्पस करते हैं, शामिल करते हैं। तो उन 3 डोमेन के ये आसान सा क्वेश्चन है, नाम लिखने हैं। तो आपको पता है सबसे पहली डोमेन वो है डोमेन आर्किया, दूसरी डोमेन वो डोमेन बैक्टीरिया, इसमें आर्कियो बैक्टीरिया वाला किंगडम था, इसमें यू बैक्टीरिया वाला किंगडम था। और जो सी तीसरी डोमेन है वो है डोमेन यूक्रिया, जिसमें बकाया चारों किंगडम है, डोमेन यूक्रिया। इसका मतलब ये 3 डोमेन थी जिनमें दुनिया के तमाम तरह के जानदारों को शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। Why cannot we classify versus in any kingdom? 10वें क्वेश्चन में कहता है कि हम किसी भी किंगडम, जो हमने किंगडम बनाए थे 5, उनमें कौन कौन से वो किंगडम थे। सबसे पहले किंगडम देख लें, हमने कहा था किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम ब्लांटी। ये 5 किंगडम बनाए थे, लेकिन इन किंगडम में हमें किसी भी किंगडम में वायरसेस को जगह नहीं थी, वायरसेस की स्टडी नहीं की। तो कहते हैं हम क्यों वायरसेस को इन 5 किंगडम में जगह नहीं देते, तो वो हमने आंसर बताना है। तो इसका आंसर पेज नंबर 34 पे मौजूद है, पेज नंबर 34 पे जाएंगे तो वहां आपको इसका आंसर पैराग्राफ की शक्ल में मिलेगा। वहां वो बता रहा है कि वायरसेस जोन से हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान बॉर्डर है। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, एक तरफ इंडिया एक तरफ पाकिस्तान है, इसी तरह वायरसेस कभी समझ लें लिविंग है, कभी नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग इसलिए है क्योंकि ना ये सेल पर मुश्तमिल है और ना ही इसके पास कोई सेलुलर सेटअप है यानी ऑर्गेनेली वगैरह, इसलिए इसको नॉन लिविंग कहते हैं। लेकिन बाजू का तो ये लिविंग है। लिविंग कब है, जब ये जानदारों में शामिल जानदारों में चला जाता है, वहां बीमारी फैलाने के लिए अपनी ग्रोथ करता है, तब हम इनको लिविंग मानते हैं। तो नॉन लिविंग और लिविंग होने की वजह से हम इसको किसी भी किंगडम में इंक्लूड नहीं करते। तो ये इसका बेस्ट आंसर है, जो कि पेज नंबर कहाँ है, पेज नंबर 34 पे है। लास्ट क्वेश्चन पढ़ें। How does binomial nomenclature facilitate clear communication about organisms across different languages? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, हमने पढ़े थे सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये पहली सिग्निफिकेंस जो सी हमने पढ़ी थी उसके रिलेटेड सवाल है। कहता है हाउ डज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फैसिलिटेट क्लियर कम्युनिकेशन। कहता है किस तरह बाइनोमियल नोमेनक्लेचर साइंसदानों के दरमियान एक क्लियर साफ शफाफ कम्युनिकेशन करवाती है, यानी आपस में राब्ता कायम करती है अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेज। हत्ता के साइंसदानों की जुबानें जो सी हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। तो वो पहली जो सा पेज नंबर 36 में सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की पहली हेडिंग में बताएगा कि जो कि हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में किसी भी जानदार का जब साइंसी नाम रखते हैं तो वो साइंसी नाम हम कौन सी जुबान से चूज करते हैं, लैटिन लैंग्वेज से चूज करते हैं, यानी लतीनी जुबान से नाम लेते हैं। जबकि साइंसदान की अपनी जुबान, मादरी जुबान या कौमी जुबान कोई भी हो, जब वो किसी भी जानदार को साइंसी नाम देता है तो वो कौन सी जुबान का वर्ड इस्तेमाल करता है, लतीनी जुबान का वर्ड इस्तेमाल करता है। तो जानदारों को साइंसी नाम देते वक्त लतीनी लैंग्वेज को इस्तेमाल करने की वजह से जानदारों के दरमियान
कम्युनिकेशन में मदद मिलती है, क्योंकि वो जब भी एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं किसी भी साइंसी अल्फाज के रिलेटेड, तो वो लैटिन लैंग्वेज के रिलेटेड होता है, जो दोनों के लिए न्यू होता है। ये नहीं होता कि एक का मदर लैंग्वेज है या कौमी लैंग्वेज है, दूसरे की नहीं है। तो इसका मतलब है ये लतीनी जुबान से अल्फाज चूज करने की वजह से साइंसदानों के दरमियान जो है वो क्या है, बाहमी जो सी शराकत है, कम्युनिकेशन है, वो क्लियर हुई है। तो इसका आंसर क्या है, पेज नंबर 36 पे पहला जो सा हेडिंग है, सिग्निफिकेंस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, पेज नंबर 36 पे, ठीक है। सिग्निफिकेंस जो सी है, सिग्निफिकेंस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर की जो सी पहली हेडिंग है, इसका क्या है करेक्ट आंसर। उसके बाद डिटेल में आंसर पूछे गए हैं। पहले दो आंसर कटिंग है, तीसरा आंसर जो है वो डिस्क्राइब द लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन डिटेल। इसमें आपने पूरा स्टार्टिंग दी 7 टैक्सोनॉमिक, इसमें जो सा लीनियर सिस्टम है यानी कि जो टैक्सोनॉमिक रैंक का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो आपने सारा लिखना है, यानी कि टैक्सोनॉमिक रैंक की जो सा पैराग्राफ है वो भी लिखना है। उसके अलावा जो सातों रैंक के मुतालिक बताया गया, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये भी सारा लिखना है। उसके बाद चौथा है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द डोमेन आर्किया एंड बैक्टीरिया फोकसिंग ऑन देयर की कैरेक्टर। इसमें हमने पूरी डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया के दरमियान फर्क लिखना है, जिस तरह हमने शोर में पॉइंट बनाए थे इस तरह पॉइंट बना के। उसके बाद पांचवा, डिस्क्राइब द डायग्नोस्टिक कैरेक्टर ऑफ 4 किंगडम्स विद इन द डोमेन यूक्रिया। डोमेन यूक्रिया के अंदर जो 4 किंगडम्स है कौन कौन से हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो इनके रिलेटेड आपने थोड़ा थोड़ा लिखना है। आगे छठा, डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ क्लासिफाइंग वायरसेस विद इन द ट्रेडिशनल 3 डोमेन ऑफ लाइफ। तो इसके अंदर जो 3 डोमेन है लाइफ के, जो से 3 डोमेन बनाई है, आर्किया, बैक्टीरिया, यूक्रिया, इनके रिलेटेड आपने वायरसेस के मुतालिक लिखना है। तो ये जो सा वायरसेस का है पेज नंबर 34 पे, वायरसेस, ये आप पैरा लिख के तो थोड़ा सा टच कर देंगे कि इन तीनों डोमेन में वायरसेस को हमने इसलिए नहीं रखा। नेक्स्ट सातवां, एक्सप्लेन द रूल एंड गाइडलाइन फॉर सुगेस्टिंग साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हमने बायनोमियल नोमेनक्लेचर की तारीफ लिख के उसके बाद रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाला आंसर लिखना है। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज की, हमने सबसे पहले एमसीक्यूज देखे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन देखे और उसके बाद जो से लॉन्ग क्वेश्चन है उनके ऊपर रोशनी डाली। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस लेक्चर के रिलेटेड किसी का कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।